नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अंबाला पहुंची कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार किसानों से बात कर रही होती तो आज तक और अब तक इसका हल निकल गया होता। तो वहीं राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान को लेकर भी भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा ये सब बोलने से पहले अपने गिलेबान में भी झांक लेना चाहिए। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुमारी सैलजा ने एक बड़ा बयान दिया कि आप प्रधानमंत्री के जवाब के बाद निश्चित दोबारा बजट सेशन होगा। हम चाहते हैं कि देखो, नई लोकसभा बनी, सुचारू रूप से चलनी चाहिए कार्रवाई। सत्ता पक्ष को ये पहचानना चाहिए कि विपक्ष का भी एक रोल होता है। विपक्ष का सहयोग वो नहीं, सदन चलाएं, सत्ता पक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष लोगों की आवाज उठाए। वहां पे विपक्ष का काम ये है, वरना सत्ता पक्ष का स्तुति गाने चलेगा ना, लोगों की आवाज कौन उठाएगा? लोगों की आवाज उठाने के लिए तो विपक्ष का रोल डिफाइन किया गया है, लेकिन आप ना नेता प्रतिपक्ष के गरिमा रखते हैं, ना उनकी बात की गरिमा रखते हैं, ना विपक्ष को आप कोई जगह देना चाहते हैं। ये इस तरह से ना संसदीय प्रणाली चल सकती है, ना देश का लोकतंत्र ढंग से आप चलाना चाहते हैं। क्योंकि हम और जो जनता कहती थी लोकतंत्र में इनका विश्वास है ही नहीं। चाहेंगे कि सदन, दोनों सदन सही ढंग से चले और जनता के मुद्दे ऊपर आए, लोगों की भलाई का काम और सबका सहयोग। बात करेंगे अगली खबर की। किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया था, जिसे लेकर किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया था और अब बीते 5 महीने से शंभू बॉर्डर बंद पड़ा हुआ और अब शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग की जा रही है। बता दें कि व्यापारिक संगठनों के बाद अब कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों की अगुवाई में आज बॉर्डर खुलवाने के लिए सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया गया और मौजूदा सरकार को कांग्रेस नेताओं ने जमकर घसीटा और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ धरना प्रदर्शन में पहुंचने पर उनके ये है जी कि जो धरना किसानों ने शंभू बॉर्डर पर लगा रखा है और सरकार उनको दिल्ली जाने से रोक रही है। हमारा सरकार से निवेदन है कि ये जो है रास्ता खुलवाए और लोगों को जाने दे। उनका जाने का अधिकार भी है और सब लोग जाकर रामलीला में अपनी बात अपनी क्या दूसरे लोग कहते आए हैं और कहेंगे भी। यहाँ पर इनके जो रास्ता बंद है उससे हमारा अम्बाड़ा शहर के कपड़े व्यापारी और दूसरा कारोबार और अम्बाड़ा कैंट का बहुत हिट हुआ है। ये शहर बॉर्डर पे है और बहुत बड़ा एरिया पंजाब का इसके साथ लगता है। वहां से लोग यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं, तो वो आ नहीं रहे। यहाँ हमारे व्यापारी वर्ग में बहुत इन्वॉल्वमेंट है। सो हमारा यही है कि इसको उठाओ और नहीं तो हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। सर आगे रोड पे थ्रू नहीं हम करेंगे, हम तो सड़कों पे लड़ेंगे, संघर्ष जारी रहेगा जब तक नहीं उठता। व्यापारी भी आज शामिल हुए हैं धरने में, व्यापारियों के साथ आगे भी करना चाहिए। हाँ, ये सब शांति लड़ाई है। व्यापारी मेरे भाई थे, आगे भी जारी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बात करेंगे अगली खबर की। दक्षिण हरियाणा अनुबंधित बिजली कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर DHBVN के मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि अनुबंधित कर्मचारियों की मांग है कि उनको पक्की नौकरी मिले। साथ ही पिछले 12 से 15 साल से वह अपनी सेवा देते हुए आ रहे हैं। सरकार ने उन्हें कंस्ट्रक्ट बेस पर रखा हुआ है, तो वहीं उनकी नौकरी पक्की है और ना ही उनको कोई सुरक्षा दी जा रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा उन्हें किसी भी तरह की महंगाई भत्ता और मेडिकल की जो फैसिलिटी है वो भी नहीं मिल रही है। कोई भी ये लगाए जाते हैं कि एडोक बेस पे या कॉन्ट्रैक्ट पे कहते हैं, तो देखो जरूरत होती है तभी इनको 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल रखता है महकमा। फालतू में कोई नहीं है कि फ्री फंड में किसी को रखा हो, बैठा रखा हो। तो काम की जरूरत है, कर्मचारी की जरूरत है, तभी वो काम करते हैं।
इसलिए उनका रोजगार सुरक्षित हो। देखो कोई 5 साल काम करके बीच में उसको कहीं दबा दिया जाता है, 10 साल काम करके वो कहाँ जाएगा, वो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। तो ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है कि रोजगार सुरक्षित हो, 58 साल के रोजगार की गारंटी मिले, सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा इतनी महंगाई है, महंगाई आप जाते हो देखते हो मार्केट में कुछ लाने चले जाते हैं, अगर हम 10 आइटम सोच के जाते हैं कि अपने घर के छोटे छोटे आइटम 10 ले आए, तो हम 2 आइटम 3 आइटम खरीद के वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है उतना, उतनी सैलरी नहीं मिल रही है। 4-4, 5-5 साल ऐसे हो गए जिन साथियों ने महकमे को दिए हैं, 15-15 साल उनने लगाया है, 15 साल से कभी 100 कभी 50 रुपए बढ़ के वो साथी अगर HKRN ने जो एक रेट डिसाइड करा है उस रेट से वो ज्यादा ले रहे हैं, तो वो पहले सरकार कहती है आप तो पहले से ज्यादा ले रहे हो। तो एक शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलते हुए। जो हमारे रेगुलर कर्मचारी है 4-4, 5-5 गुना ज्यादा वेतन ले रहे हैं। अगर हमें ये सुनने को मिलता है कि आप तो पहले से ज्यादा ले रहे हो, तो हम क्या उम्मीद रखें उस सरकार से। हमारा जो विद्युत कर्मचारी संघ है, संबंधित भारतीय मजदूर संघ, आज भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पे पूरे प्रदेश में सभी कर्मचारी अपने अपने लेवल पे ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने का मुख्य कारण यह है कि विद्युत कर्मचारियों की बहुत समय से मांगे पूरी ना होना। अभी रिसेंट जब हम 1 जुलाई को सीएम सर से हमारी बैठक हुई थी, तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा लॉलीपॉप दे दिया हमको कि 8% आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। जो लास्ट टाइम से नहीं बढ़ाई गई है उसके बारे में कोई घोषणा नहीं है, हम अपनी बात कभी रख नहीं पाते। तो ये सरकार इतनी बेकार है ना, इतनी भद्दी है कि इसको किसी की भी समस्याएं समझ में नहीं आती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सरकार जागे, इन सबको इनका हक मिले। दूसरा, अगर इनका काम हुआ तो मैं आज मधु प्रांत मंत्री होने के नाते मैं ऐलान करती हूँ कि इनके साथ पूरा स्वास्थ्य विभाग भी बैठ जाएगा। आज ये सरकार को हमारा 22 के 22 जिलों में ज्ञापन देना था इसी साल को, और 5 से 15 तारीख तक शहर के MLA, मंत्री जो भी है विपक्ष के पक्ष के, उन सभी को हम ज्ञापन देंगे, और 29 तारीख को हम करनाल में धरना देंगे। अगर सरकार हमारी मांगे जायज मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम 29 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे करनाल के। कितने कर्मचारी हैं टोटल प्रदेश में, और किस तरह प्रदेश में लगभग बिजली के 16,000 कर्मचारी, और सभी कर्मचारी इसमें भाग लेंगे। हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं, ये पूरा महकमा, अफसरों को भी पता है कि पूरा महकमा कच्चा कर्मचारी चला है। जो हमारे साथी हैं काम करते हुए एक्सपायर हो जाते थे, उनको कुछ नहीं मिलता था। जब से हमारा संगठन हुआ है 2017 से, तो हमने जो हमारे साथी एक्सपायर उनको 50-50 लाख रुपए की आसपास दिलाया है। उनके अभी एक लेटर जारी करवाया था हमने, उनके किसी भी परिचित को घर से एक आदमी को नौकरी भी HKRN के तहत मिलेगी। ये हमारे संगठन की है। बात करेंगे अगली खबर की। अमृतपाल सिंह को मिली है 4 दिन की पैरोल के आदेश की जो कॉपी है वो आज सामने आई है। बता दें कि अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ जेल से लेने के लिए आज श्री गुरु रामदास जी हवाई अड्डे राजा सांसी से पंजाब पुलिस और SP स्तर के अधिकारियों की अगुवाई में पुलिस की टीम रवाना हुई। साथ ही आपको बता दें कि पैरोल के आदेशों की कॉपी के मुताबिक अमृतपाल सिंह को शर्तों के साथ अस्थायी रूप से रिहाई दी गई है। इस दौरान वे पंजाब नहीं जा सकेंगे और दिल्ली में परिवार ही उनसे मुलाकात कर सकेगा। साथ ही मुलाकात के दौरान परिवार की तरफ से कोई भी फोटो नहीं करवाई जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर जालंधर से है, जहां जालंधर वेस्ट में आज जनता दरबार लगाया गया। बता दें कि जिसमें शीतल अंगुराल शामिल हुए। इस दौरान शीतल अंगुराल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक कल रात ਨੂੰ भी मैं पेन ड्राइव दिखाई सी फोटो के माध्यम के नाल। ये पेन ड्राइव मैं पैकिंग करके, अगर क्योंकि पहले भी कई रिकॉर्डिंग आई हैं, कई इस पंजाब के हिदायती जेडे पंजाब की आवाज बन के पंजाब का दर्द लैके कई बार तुहानू पता है इन्हां दे मिनिस्टर लालचंद कटारू की भी इदा ही पेन ड्राइव गई सी। इदा ही पेन ड्राइव जेड़ा नाल दे हल्के तो मिनिस्टर सरदार प्रकाश सिंह, मैं चाहना कि यह पेन ड्राइव उन्हां वर्गी जाके किसी संदूक के थल्ले जाके दब ना जाए। इस करके
मैं अज अपनी पार्टी के लोगों को कहना चाहना, इन्हों के चरणों च नमन करना चाहना कि इस जी पेन ड्राइव की जांच वड्डे तो वड्डे अधिकारी को कराई जाए। मैनू इस गल की गारंटी, इस गल का विश्वास अज पार्टी के मेरे सीनियर लोग देके जान कि जी ये पेन ड्राइव है ये लीगल तरीके दे नाल किद्दां कार्रवाई करनी है, क्योंकि अगर असी अज इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो मेरे पंजाब नूं रहिंदा खहिंदा लुट के ले जाएंगे। बात करेंगे अगली खबर की। सिरसा विधायक पूर्व गृह राज्य मंत्री और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के अनुज वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल कांडा ने हिसार रोड स्थित संत नगर में गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने अग्रसेन कॉलोनी, आर्य स्कूल रोड और डीसी जीवन सिंह जैन पार्क का निरीक्षण किया। परशुराम चौक से बेगू रोड और बेगू रोड से डीसी पार्क आओ, उसमें है ना डीसी पार्क। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जितनी भी सिरसा की अप्रूव कॉलोनियाँ करी थी और लगभग हमने उन कॉलोनियों के टेंडर लगा दिए हैं। उसके अंदर आज शुरुआत की हमने संत नगर से। संत नगर में कल्ला 75 लाख का टेंडर है, इसकी जितनी भी कच्ची गलियाँ हैं टोटल पक्की कर दी जाएगी। इसके बाद 1 नंबर वार्ड का करीबन 90 लाख का टेंडर था, उसका भी हमने काम शुरू करवा दिया है। जो अप्रूव कॉलोनियाँ हुई है उनके सभी के टेंडर लग चुके हैं, लगभग 25-30 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं। तो सारी ये उद्घाटन 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारी गलियाँ सब काम शुरू हो जाएंगे। अभी अगरसैन कॉलोनी में भी प्रॉब्लम, अग्रसेन कॉलोनी में कुछ प्रॉब्लम है, 1 9 नंबर गली की वो जा रहे हैं, अभी देखते हैं। उसके बाद 1-2 जगह और है, मेरे साथ एक्शन साहब है, डीसी पार्क है और उसके बाद हमारा जैन पार्क है, वो भी उसको देख रहे हैं कि किन के पास टेंडर है। वो भी जल्दी सरकार एक्शन मोड में है तो पूरा काम कर। बात करेंगे अगली खबर की। पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान जाने वाले श्रद्धालुओं से श्रीमणि कमेटी ने पासपोर्ट मांगे हैं। बता दें कि कमेटी के अनुसार श्रद्धालुओं का जत्था गुरुद्वारा श्री नानक साहिब पाकिस्तान के में नवंबर 2024 में भेजा जाएगा। इससे संबंधित से वीजा प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसके तहत श्रद्धालुओं से अपने पासपोर्ट 10 अगस्त तक जमा करवाने के लिए कहा गया है। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश गुरपुरब मनाउण लई हर साल पाकिस्तान स्थित गुरधामां दे दर्शन करन लई विशेष जथा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ भेजा जाता। इस बार भी ये जथा जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ भेजा जा रहा है। इस जथे लई जिहड़े पासपोर्ट आ वो 10/8/2024 तक मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सिफारिश ਅਤੇ आधार कार्ड, वोटर कार्ड ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ भी कोई शनाख्ती कार्ड नाल होवे ਉਹ ਨਾਲ ਲਾ के 10/8/24 तक श्रोमणी कमेटी दफ्तर भेजा जाए, ਤਾਂ जो पाकिस्तान स्थित गुरधामां ਦੇ दर्शनां ਲਈ जाण वाली संगत ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ पंजाब सरकार और भारत सरकार ਨੂੰ भेजियां जाण, ਤਾਂ जो समय सिर विजे मिल सकन। समूह संगतां ने बेनती है कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ पासपोर्ट अपने हल्का मैंबर साहब की सिफारिश तहत 10/8/2024 तक दफ्तर श्रोमणी कमेटी भेजने की खिचल करन। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो खबर रोहतक से है, जहां प्रदेश के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल गुरुवार को रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने जिला विकास भवन में जिला लोक संपर्क और परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि इस बैठक की कार्यसूची में 11 शिकायतें शामिल हुई थी। साथ ही उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि जयप्रकाश दलाल की रोहतक जिला लोक संपर्क और परिवेदना समिति के अध्यक्ष के तौर पर यह पहली बैठक थी। रोहतक जिला की कमेटी की पहली बार मैनेजमेंट मीटिंग हुई है और इसमें 11 शिकायतें मेरे सामने आई हैं। 10 का हमने समाधान किया है, 1 को लंबित रखा है और
अधिकारियों को मैंने स्पष्ट कहा है कि उनकी कार्यकुशलता को से मापा जाएगा कि हमारे पास शिकायतें कम आएँ। अगर वो अपने आप ही लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं तो उनको यहाँ तक नहीं आना पड़ेगा परिवादी को। तो यहाँ पर जो आते हैं गंभीरता से हमने उनकी सुनवाई की। ज़्यादातर मामले थे वो कोर्ट कचहरी में जो गए हुए हैं या बीमा मुआवजा का जो बिल्डर से संबंधित है। मैंने बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। उमेश सिटी कॉलोनी के होम बायर किसान थे, मैंने उनको कहा है कि उनको रेरा में जाने की प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि वो अपने अधिकार की रक्षा कर सकें। इसी तरह से औषधि के जाके प्लॉट मांग रहे थे, उनको भी प्लॉट दिलाने की प्रक्रिया है, उसको तेज कराएंगे। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर पटियाला से है, जहां पंजाब में आए दिन भयानक सड़क हादसा देखने को मिलते रहते हैं। बता दें कि इसी की तस्वीर बीते रात पटियाला के हाउस कॉलोनी के बाहर हुई। बता दें कि जहां पर एक सड़क हादसा हुआ और उसमें मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं घटनास्थल पर मौके पर लोगों ने एम्बुलेंस को इस बात की सूचना दी। साथ ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर जालंधर से है, जहां पूर्व अतिरिक्त आयुक्त लुधियाना एडीसी और आयुक्त मोगा सीएम भगवत मान की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। बता दें कि जहां पर सीएम भगवत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी को सभी वर्गों और हर तरफ से समर्थन मिल रहा है और इस बार जीत तय है। तो आपको बता दें कि ये जो आम आदमी पार्टी है वो इस समय मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो अन्य दलों के लोग हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं, जिसके चलते आज पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा है और उन्होंने उसमें कहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है और इस बार आम आदमी पार्टी की जो जीत है वो तय है। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां भारत रत्न गुलजारी लाल नंदी जी की जयंती समारोह का आयोजन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा गुलजारी लाल नंदा स्मारक कुरुक्षेत्र में किया गया। बता दें कि जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निकाय मंत्री हरियाणा सरकार सुभाष सुधा उपस्थित हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलदीप प्रोफेसर सोमनाथ चंद देवा ने की थी। तो आपको बता दें कि वहीं इस मौके पर स्वामी शांतानाथ जी महाराज भी आचार्य वर्जन भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा जी की सादगी और कुरुक्षेत्र के प्रति उनके समर्पण पर अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर कुरुक्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय भारत रत्न श्री गुलजारी नंदा जी की आज 126वीं जयंती मनाई जा रही है। हम सबका सौभाग्य क्षेत्रवासियों की जयंती, जिनकी यहाँ पर कुरुक्षेत्र गवर्नमेंट बोर्ड के द्वारा और आदरणीय क्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ मनाई जाती है। सबसे बड़ी बात है उन्हें किस प्रकार से नंदा जी का जन्म 1898 में सियालकोट में हुआ और वहां से उन्होंने किस प्रकार से उनके पिताजी किस प्रकार से उर्दू के टीचर थे और वहां से उसके बाद वो चले गए मुंबई में चले गए और वहां जाकर किस प्रकार से उन्होंने मजदूरों की आवाज को उठाने के बाद वो 2 बार गुजरात से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, दोनों बार जीते। उसके बाद यहाँ पर 1966 में जब 1966 में हरियाणा बना, 67 में
उन्होंने यहाँ से कैथल लोकसभा के नाम से होती थी, यहाँ से इलेक्शन लड़ा और यहाँ से विजय प्राप्त करी। उसके साथ साथ मैं कहूँगा एक और भी बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा कि यहाँ पर नंदा जी को बहुत से हमारे परिवार है, श्री विजय सोरवाल जी, श्री देवी सोरवाल के पिताजी धर्मवीर जी, श्री अपना किशन देवेजा जी के पिताजी नन्ना जी, इसी प्रकार डॉक्टर शांति स्वरूप जी शर्मा जी के पिताजी, इसी प्रकार हमारे श्रुति जी की माता संतोष नारायण जी, बहुत से परिवार उनको यहाँ उनके साथ उनके लेके आए। आज जो आप हम सेवर देख रहे हैं, अगर वो देन है तो अभी नंदा जी की देन है। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सरपंचों को लेकर की गई घोषणाओं के बाद पूरे प्रदेश भर में सरपंच खुशी में झूम उठे हैं। बता दें कि इसी कड़ी में आज अंबाला शहर विधानसभा के सैकड़ों सरपंच हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल के निवास पर सरकार का आभार व्यक्त करने पहुंचे। इस दौरान सरपंचों ने ढोल बजाकर और मिठाई बांटकर सीएम की घोषणा की खुशी मनाई। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए एक जन कल्याणकारी, या मगर मैं कहूं कि एक ग्राउंड पे जिस प्रकार से सरपंच साथियों को लगता था कि हमारी पावर्स को जो छीनने का काम किया जा रहा है, हमारे को सरकार जो है, छोटी सरकार कहते हैं इनको, लेकिन हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि ऑफिसर जो है छोटे स्तर के ऊपर बड़ा इनको तंग कर रहे थे, एक टेंडर के लिए घुमाना पड़ता था, घूमना पड़ता था, बड़ा जटिल प्रक्रिया थी। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश देते हुए, एक लोक कल्याणकारी फैसला लेते हुए 21 लाख रुपए की घोषणा जो हमारे सभी सरपंच साथियों के लिए कि अपनी बिना टेंडर के, और उनकी मिट्टी का जो मसला था, उनके मानदेय का जो मामला था, उनकी और ACR जो है ग्राम सचिव की लिखने तक देने की पावर, बहुत से ऐसे सरपंच साथियों के जो डिमांड्स थी उनको पूरा करने का काम। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा सरकार द्वारा अनुबंधन कर्मचारी व HKRN कर्मचारियों की सैलरी में 8% की बढ़ोतरी को लेकर आज यमुनानगर में अनुबंधन कर्मचारी और हरियाणा कौशल योजना कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जिसको लेकर ये कर्मचारी बिजली बोर्ड के अधीक्षक अभियंत कार्यालय में इकट्ठा हुए और अध्यक्ष अभियंत अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा। 2-4 दिन पहले हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी की है। पिछले 3 साल से कोई वेतन बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। 8% का जो बढ़ोतरी हुई है उससे कर्मचारी नाराज है, क्योंकि जो वेतन वृद्धि हुई है उससे कई जिले तो ऐसे हैं जिनको 100 रुपये का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। और कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी मांग है। कर्मचारियों की मांग ये है कि रेगुलर पॉलिसी हरियाणा सरकार जल्द से जल्द बनाए और जो जोखिम भरा काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको जोखिम भत्ता जल्द से जल्द देने का काम करें। तो सर, देखा गया है कि जो बिजली कर्मचारी है अनुबंधित है, वो बिना सुरक्षा उपकरणों के भी अपने कार्यों को अंजाम देते रहते हैं। तो क्या किसी तरह का विभाग से कोई उन्हें सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं? देखिए, ऐसे समय समय पर दिए जाते हैं, और जब हम अपना कोई डिमांड लेटर देते हैं उस पर अमल में ला करके सबको ये सामान मिल जाता है। और कच्चा कर्मचारी हो चाहे टेक्निकल का पक्का कर्मचारी हो, वो एक सच्चे सिपाही की तरह दिन रात 24 घंटे लाइट चलाने का काम करता है। और ये तो पीक सीजन है, इसमें इतनी कंप्लेन आती है, लेकिन हमारा कर्मचारी दिन रात लोगों और अपने जनता के लिए हमेशा काम पे डटा रहता है। वो कभी ड्यूटी की परवाह नहीं करता। तो ये मुख्य मांगे क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांगे कच्चे कर्मचारियों के लिए रेगुलर पॉलिसी बनाए सरकार, और जो वेतन बढ़ोतरी है हमने 30% की हमारी मांग है। सरकार इस पर जरूर अमल लेके आए, क्योंकि 8% में कई जिले ऐसे हैं जिनकी 1 भी रुपया तनख्वाह भी नहीं बढ़ी। बात करेंगे अगली खबर की। तो खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां जननायक जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में बेकार प्रदर्शन और लगातार गिरते गिराफ के चलते कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि जेजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और जननायक सेवा दल के प्रदेश प्रभारी और उनके पुत्र जेजेपी ने युवा प्रदेश प्रभारी सुनील राणा के आज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। फिलहाल के लिए इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए
बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।